Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। सॉरी मैं बीच में वीडियो नहीं ला पाया, इसीलिए इस वीडियो में बहुत सारी बातें कवर करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी बातें कवर करनी है इस वीडियो में, इसीलिए हम ये ही वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। हम बीच में नहीं ला पाया, सॉरी, कुछ काम चल रहा है, लेकिन जल्दी ही हम आपके लिए प्रॉपर वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए ये वाला वीडियो देखिए, इंजॉय करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें इसमें चैंपियंस लीग के इंपॉर्टेंट मैचेस डिस्कस करने हैं, प्रीव्यू करना है और कुछ न्यूज़ के बारे में भी बात करनी है। तो सब कुछ इसी में ही मैश हो गया है। इसी को झेलो, इसी को देखो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जो चैंपियंस लीग के इंपॉर्टेंट मैचेस हुए थे। बहुत सारे मैचेस हुए थे, उनके क्विक मेरी तरफ से टेक से देता हूं मैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन एक बड़ा अजीब सा मैच था, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से पूरे मैच में बहुत अच्छा नहीं खेला। सबसे पहले क्या हुआ कि हैरी मैग्वायर ने लास्ट में मैनचेस्टर यूनाइटेड को गोल करके बचा लिया, और इसमें अंडरना ने लास्ट में पेनल्टी रोक के मैनचेस्टर यूनाइटेड की इज्जत बचा ली, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच में बहुत ही गंदा खेला था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो टीम है वो कंप्लीटली डिसजॉइंटेड और बिल्कुल ही बेकार लग रही थी। ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल ही यूजलेस लग रहे हैं, और मार्कस रैशफोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड की तरफ से इंजरीज भी बहुत है, और उनके बैक एंड में भी जो उनका सारा जो पीछे जो सेल वेल का चक्कर चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा भसड़ हो रही है। इसलिए उनकी ऑन टीम परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी। लेकिन मैग्वायर और ओनाना दोनों ने बचा लिया, जो रिसेंट में विलन बन के निकले हैं दो प्लेयर, दोनों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस मैच में बचा लिया। और किसी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस मैच में जीत निकाल ली। बट रियली पुअर मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद बात करते हैं एक और मैच की, जो था आर्सेनल वर्सेस सेविया का। आर्सेनल से सेविया का स्पेन में मैच था, सेविया के होम स्टेडियम में मैच था। उसमें क्या हुआ, आर्सेनल ने किसी तरीके से जीत निकाल ली इस मैच में, लेकिन लास्ट के मिनट्स बहुत ही ज्यादा नर्वी थे। लास्ट में गोल होते होते रह गया, और सेविया ने लास्ट तक आर्सेनल को छोड़ा नहीं। ये मैच में आर्सेनल भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी, बहुत ही पुअर थी, और किसी तरीके से उन्होंने ये मैच निकाल दिया, क्योंकि लास्ट में सेकेंड हाफ में स्पेशली सेविया ने बहुत अटैक किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीम लग रही थी सेविया। ऑल्दो वो गोल नहीं कर पाई और इवेंचुअली हार गई, लेकिन सेविया प्लेड रियली वेल, और आर्सेनल बहुत लकी था, बहुत ही ज़्यादा लकी था। स्पेशली उस लास्ट शॉट को देखते हुए बहुत ही लकी था कि इस मैच में वो किसी तरीके से जीत गया। आर्सेनल अभी भी मुझे लग रहा है दे आर नॉट कन्विंसिंग एट ऑल, और किसी तरीके से वो जीत रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कन्विंसिंग एंड दे आर नॉट एबल टू प्ले देयर फुल फ्लेज्ड गेम जैसा वो खेलते हैं। वो टायरिंग से हो रहा है या फिर वो कोई और रीजन से हो रहा है, मुझे नहीं पता। साका की इंजरी ने बहुत असर किया है, मार्टिनेली की जो इंजरी हुई थी उसने भी बहुत असर किया है, और ओडेगार्ड जो है वो अभी भी उस फ्लो में नहीं दिख रहे हैं जो हमें यूजुअली वो दिखते हैं। तो देखते हैं कि आर्सेनल आगे के मैच को कैसे मैनेज करेगी। बट ओवरऑल आर्सेनल की भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने इस मैच में जीत निकाल ली। तो आर्सेनल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैच, बेकार खेले लेकिन किसी तरीके से पॉइंट्स निकाल लिए। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे बायर्न वर्सेस गैलाटासराय की। अगेन इसमें बायर्न जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि बायर्न के पास ज्यादा क्लिनिकल, ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो अपनी चांसेस खत्म कर सकते हैं। वही जो नुकसान था वो गैलाटासराय को हुआ, क्योंकि गैलाटासराय ने भी बहुत अटैक किया और बहुत ही जबरदस्त खेला। अटैकिंग फ्रंट में वो अच्छे थे, लेकिन फिनिशिंग उनकी अच्छी नहीं थी, और कई सारे उनके प्लेयर्स ऐसे कार्डी, उन्होंने गंदे डिसीजन लिए गलत टाइम पे, जिसकी वजह से गैलाटासराय ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाई बायर्न का। बायर्न ने भी ये मैच में कोई खास नहीं खेला, बट बायर्न म्यूनिख के पास प्लेयर्स ही इतने अच्छे हैं कि उनको कुछ भी चांस मिल जाए, जरा सा भी चांस मिल जाए, वो स्कोर कर देंगे। ये मैच उन्होंने किसी तरीके से 3-1 से जीत लिया, लेकिन बायर्न भी अभी तक अपनी फुल फ्लो में नहीं आ पाई है। दे आर नॉट प्लेइंग एज द प्रीवियस बायर्न म्यूनिख, और यही चीज उनको आगे काट सकती है, स्पेशली लीग में भी और चैंपियंस लीग में भी। ऑल्दो चैंपियंस लीग में वो फेवरेट्स हैं, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं अलॉन्ग साइड मैनचेस्टर सिटी, लेकिन
मैनचेस्टर सिटी का लेवल और बायर्न म्यूनिख का लेवल अभी कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा है। बायर्न म्यूनिख सिर्फ इसलिए जीत रही है क्योंकि उनके पास क्लिनिकल वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स हैं जिनको ज्यादा चांसेस नहीं चाहिए। ओवरऑल मैच में बायर्न डिसजॉइंटेड लगी एंड दे डिड नॉट लुक गुड एज ए यूनिट। उनका काफी ज्यादा डिसशेल्फ्ड यूनिट लग रहा था। कोई किधर पास दे रहा था, कोई गलत पास दे रहा था, गलत रन के लिए जा रहा था। दे डिसजॉइंटेड। और ये जो डिसजॉइंट वाला जो इशू है ये उनको आगे प्रॉब्लम कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो उनको इस मैच में जिता दिया। और गैलाटासराय का सेम इशू, क्योंकि उनके पास क्लिनिकल प्लेयर नहीं है, लास्ट में फाइनल थर्ड में डिसीजन लेने वाले प्लेयर नहीं है, इसी की वजह से गैलाटासराय हार गया ये मैच। अदरवाइज चांस क्रिएट गैलाटासराय ने भी काफी किए थे। तो बायर्न के लिए हो गई जीत, गैलाटासराय की हार हो गई। अब हम नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो था इंटर वर्सेस साल्जबर्ग का। इंटर वर्सेस साल्जबर्ग का भी बहुत ही अजीब सा मैच था। इसमें ऑल्दो इंटर जीत गया, लेकिन कुछ पैचेस में साल्जबर्ग ने भी बहुत अच्छा खेला। इंटर एक ऐसी टीम बनती जा रही है धीरे धीरे जो पूरे फुल फ्लो में तो नहीं खेलती है, लेकिन इतना कर देती है कि वो मैच जीत जाए। इस मैच में सेम चीज हुई। इंटर ने फुल फ्लो में तो नहीं खेला, बट क्रूशियल मोमेंट्स में उन्होंने गोल करे और किसी तरीके से डिफेंस में सॉलिड रह के ये गेम को बचा लिया। इंटर के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका डिफेंस अच्छा बन गया है। वो डिफेंसिव यूनिट बहुत अच्छे बन गए हैं और इसी की वजह से अगर वो 1 या 2 गोल भी कर देते हैं, वो किसी तरीके से अपने डिफेंस को अच्छा करके, डिफेंस को बड़ा करके, डिफेंस को मतलब ऑर्गेनाइज करके वो गेम बचा लेते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर और वो हर टाइप के गेम में, हर टाइप की टीम के अगेंस्ट अभी तक उनके लिए काम आ रही है। आई थिंक पिछले साल भी जब वो चैंपियंस लीग के फाइनल में आए थे तब भी उनके लिए काम आई थी। इस साल भी सेम चीज हो रही है कि लीग में भी और चैंपियंस लीग में भी वो ज्यादा गोल नहीं करते हैं। मतलब जो बिल्कुल ही बेकार टीम है उनके साथ कर लेते, बट जो उनके कंपटीशन की टीम में उनका ज्यादा गोल नहीं करते, बट 1 या 2 गोल करके अपनी लीड को बचा लेते हैं। इस मैच में भी उन्होंने यही किया। ऑल्दो साल्जबर्ग ने अटैक किया, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से उनको रोक लिया और ये मैच अपने कब्जे में कर लिया। अब देखते हैं ये टैक्टिक कब तक उनकी काम आएगी, कब तक वो लोटारो मार्टिनेज पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन उनका जो डिफेंस है वो उन्हें हर मैच में बचा लेता है और किसी तरीके से ऑपोजिशन को रोक के उनको 1 या 2 गोल से विक्ट्री दिला देता है मतलब। तो एक और विक्ट्री ऐसे ही मिल गई इंटर को और वो भी आगे बढ़ गए चैंपियंस लीग में। अगला मैच था रियल वर्सेस ब्रागा। रियल के लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अगेन जूड बेलिंगम अच्छी फॉर्म में थे। रियल मैड्रिड ने गोल कर दिए, 2 गोल करके ये मैच जीत लिया। स्ट्राइकर की कमी अभी भी खल रही है उनको। वो स्ट्राइकर की जो पोचिंग वाली जो आदत होती है ना, वो अभी भी उनको इशू कर रही है और अभी भी उनको कहीं ना कहीं क्लिनिकल फिनिशेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये स्ट्राइकर का जो प्रॉब्लम है पहले डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, रियल मैचेस जरूर जीत रहा है, जीतते जा रहा है, लेकिन अभी स्ट्राइकर की कमी उसे खल सकती है। एक ऐसे प्लेयर है जो अभी अवेलेबल उनके लिए हो सकते हैं। देखते हैं कि वो ऐसे प्लेयर के लिए जाएंगे, उसमें अभी हम न्यूज़ में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए रियल मैड्रिड किस तरीके से बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम मैचेस जीते जा रही है। तो इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, नॉट अ परफॉर्मेंस टू राइड होम अबाउट, बट इट वॉज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड और किसी तरीके से रियल मैड्रिड अपने सारे मैचेस में क्लिनिकल परफॉर्मेंस करके आराम से जीते जा रही है। सो जूड बेलिंगम की फॉर्म और किसी तरीके से सिंपल क्लिनिकल परफॉर्मेंस से मैच को कंट्रोल करने से रियल मैड्रिड आराम से मैचेस जीत रही है। सो अ डिसेंट विन फॉर रियल मैड्रिड। कोई खास इसमें ऐसा कुछ किसी ने बहुत ही सरप्राइजिंग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, पर अ डिसेंट परफॉर्मेंस, अ डिसेंट विन, अ कंट्रोल्ड एंड इजी विन फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की बात करते हैं एक और मैच की जो इंटरेस्टिंग था, जिसका मैंने प्रिडिक्शन भी कुछ और किया था लेकिन हो इसमें कुछ और गया। वो था पीएसजी वर्सेस मिलान। इसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था मिलान जीतेगी, पीएसजी नहीं जीत पाएगी, लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। पीएसजी ने बुरी तरीके से मिलान को 3-0 से हरा दिया ना। कैसे हराया? उनके अटैकिंग गेम जो था वो मिलान से बेटर था। पता नहीं क्या हो रहा है, रिसेंट में मिलान अटैक्स को फॉर्म नहीं कर पा रही। इस मैच में भी सेम चीज हुई, मिलान अटैक्स को फॉर्म ही नहीं कर पाई और पीएसजी ने अटैक पे अटैक किए। पहला जो गोल था किलियन एम्बापे का, बहुत ही जबरदस्त था। उसके बाद रैंडल कोलोमुआनी ने गोल कर दिया। जब रैंडल कोलोमुआनी का जो गोल था उसमें अगर आपने देखा हो तो वहां पे उनको बिल्कुल ही खुला छोड़ रखा था, कोई डिफेंडर था ही नहीं। तो डिफेंस में जहां इंटर बहुत ही अच्छी है, वहां एसी मिलान अभी स्ट्रगल कर रही है, गोल नहीं कर पा रही।
और अटैक भी एसी मिलान ने ज़्यादा नहीं किए, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था, एक ही अटैक मुझे दिखा ढंग का जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ओवरऑल इंटर मिलान का जो थ्रेट था अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ लग रहा है। और दो लीग में वो अच्छी पोजीशन पे है और लीग जीत भी सकती है, लेकिन अभी के लिए रीसेंट में जो कुछ हफ्ते गए हैं उसमें इंटर मिलान का अटैक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। इंटर मिलान डिफेंस में इतनी अच्छी नहीं है, ओ सॉरी, एसी मिलान डिफेंस में अच्छी नहीं है, लेकिन एसी मिलान का जो अटैक है, सॉरी मैंने इंटर बोल दिया था, एसी मिलान का जो अटैक है दैट इज सपोज टू फायर, लेकिन रीसेंट के मैचेस में वो भी ढंग से फायर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा वो तो वक्त ही बताएगा, बट अभी के लिए एसी मिलान इसी वजह से मैच हारती जा रही है। सो अ पुअर मैच फॉर एसी मिलान। ना उन्होंने ढंग से अटैक किया, ना मिडफील्ड में कंट्रोल किया, और बहुत ही गंदा डिफेंस दिखाया। और जिस तरीके से उन्होंने कोलोमुआनी को खाली छोड़ रखा था उसमें तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि गोल होगा। बाय द वे ये और बुरी तरीके से हार सकते थे, एम्बापे के पास और चांसेस भी थे लेकिन वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो फिर स्कोर 4 या 5 भी हो सकता था। इसलिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने से बच गई एसी मिलान की, बट ये भी काफ़ी बड़ी बेइज्जती है और मेरे लिए जो मैं कुछ और प्रेडिक्ट किया था इसमें कुछ और ही हो गया। सो अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पीएसजी एंड अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम एसी मिलान। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे सेल्टिक वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम की जो 2-2 ड्रॉ हो गया। इसमें क्या हुआ, सेल्टिक ने काफी अच्छा खेला फर्स्ट हाफ में और काफी अच्छे अटैक भी किए। एटलेटिको मैड्रिड शुरू में समझ नहीं पाई सेल्टिक के गेम को और बहुत बैकफुट पे आ गई। सेल्टिक ने काफी अच्छे अटैक किए और गोल भी कर दिए, लेकिन धीरे धीरे करके अगेन एटलेटिको मैड्रिड के पास जो दो प्लेयर हैं वो धीरे धीरे करके एटलेटिको मैड्रिड को वापस ले आते हैं। कौन है वो? एंटोन ग्रीजमैन, जो सडनली फॉर्म में आ गए हैं एटलेटिको मैड्रिड में और उनके हाईएस्ट गोल स्कोरर भी बनने वाले हैं, और अल्वारो मोराटा जो अभी गोल स्कोरिंग फॉर्म में है अपेरेंटली। तो वो हर मैच में गोल कर देते हैं और वही हुआ, एंटोन ग्रीजमैन और अल्वारो मोराटा के गोल्स ने एटलेटिको मैड्रिड को बचा लिया। बट एटलेटिको मैड्रिड जितना आसान ये मैच समझ गई थी इतना आसान ये मैच नहीं था, क्योंकि सेल्टिक ने उन्हें बहुत अच्छी फाइट दी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। उनकी जो एनर्जी थी सेल्टिक की वो बहुत ही ज़्यादा थी और एटलेटिको मैड्रिड उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी ना। एटलेटिको मैड्रिड के पास बेटर प्लेयर्स हैं, बेटर टीम है, और जो उनके स्ट्राइकर्स हैं वो गोल कर देते हैं, और उन्हीं गोल्स ने एटलेटिको मैड्रिड को बचा लिया। वरना ये मैच वो हार भी सकती थी जैसा लग रहा था फर्स्ट हाफ में। तो एंटोन ग्रीजमैन के और जो अभी अल्वारो मोराटा की जो फॉर्म चल रही है और जो उनके पास टैलेंट है उसने एटलेटिको मैड्रिड को इस मैच में बचा लिया। अदरवाइज एटलेटिको मैड्रिड ये मैच अच्छा नहीं खेली एंड सेल्टिक वर फार मोर एनर्जेटिक टीम देन एटलेटिको मैड्रिड। तो किसी तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने ड्रॉ निकाल लिया, पुअर रिजल्ट फॉर एटलेटिको मैड्रिड, बट किसी तरीके से निकाल लिया। मुझे ऐसा लगता है ये मैच में हार भी सकती है, बट निकाल के उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो ये मैच भी बहुत ही पुअर तरीके से एंड हुआ एटलेटिको मैड्रिड के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की, आई थिंक लास्ट मैच की। लास्ट मैच था, लास्ट क्या मतलब हमारा जो रिव्यू वाला लास्ट मैच है वो था न्यूकासल वर्सेस डॉर्टमुंड। इसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था न्यूकासल जीतेगी, लेकिन सरप्राइज डॉर्टमुंड जीत गई। डॉर्टमुंड ने बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन उन्होंने इतना कर दिया कि उन्होंने न्यूकासल के अटैक्स को आगे प्रॉस्पर नहीं होने दिया और अपना एक गोल करके उस लीड को डिफेंड कर लिया। बेसिक जो डिफेंसिव आउटपुट होता है वो दिखाया उन्होंने। उनको पता था अगर वो अटैक जाएगी, टो टू टो जाएगी, तो न्यूकासल के अगेंस्ट वो नहीं अच्छा कर पाएगी। उन्होंने इतना कर दिया कि न्यूकासल के अटैक रोक दिए और उसके बाद अपना गोल करके डिफेंसिव वर्क दिखा के उन्होंने किस तरीके से मैच को रोक के सरप्राइज रिजल्ट निकाल लिया 1-0 का, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूकासल ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगी। न्यूकासल अभी अच्छे फॉर्म में लग रही है, गोल स्कोरिंग फॉर्म में लग रही है, तो न्यूकासल ये मैच को एक ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी और न्यूकासल ये मैच आसानी से जीत जाएगी। लेकिन सरप्राइज डॉर्टमुंड ने दिखा दिया कि अगर आपके पास टोटल जाने की क्षमता नहीं है तो आप अपना एक गोल करो, ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड रहो और किसी तरीके से मैच को लास्ट तक ले जाओ और लास्ट में और अच्छा डिफेंसिव कोहेशन दिखा के एज ए टीम, जिसमें डिफेंडर भी रहेंगे, मिडफील्डर भी डिफेंड करेंगे और स्ट्राइकर्स भी डिफेंड करेंगे, वो ऐसा कोहेशन दिखा के किसी तरीके से मैच को जिता दो। वही किया और इसी तरीके से सरप्राइज रिजल्ट ऑफ द वीक निकाल लिया डॉर्टमुंड ने। तो गाइस ये तो थे मेरे कुछ छोटे छोटे रिव्यूज ऑफ द मैचेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, बहुत ही सारी जो मेजर टीम्स थी वो जीती, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं खेला। तो देखते हैं आगे क्या होगा, आगे होगा वो तो आने वाला टाइम में जाएगा, बट
इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। और राउंड ऑफ जब ये जब खत्म होंगे ना और जब ये आगे बढ़ेंगे, सीधा चलते हैं और बात करते हैं मैच प्रीव्यूज की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं कुछ मेजर लीग्स में से, जिनकी मैं बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डार्बीज होने वाली हैं इस बार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो शुरुआती सीरीज को, अगर इसका प्रेडिक्शन दे देते हैं। शुरुआत हो रही है इस वीक की क्रिस्टल पैलेस वर्सेस टॉटनम से, जिसमें मुझे लग रहा है टॉटनम इस बार सरप्राइज करेगी। क्रिस्टल पैलेस सरप्राइज करेगी, टॉटनम तो जीत ही रही है। क्रिस्टल पैलेस सरप्राइज करेगी और टॉटनम को हराएगी। टॉटनम ऑल्दो बेटर टीम है, टॉटनम अभी कोई मैच हारी भी नहीं है और सरप्राइजिंगली टॉप पे चल रही है। लेकिन इस मैच क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के होम ग्राउंड में है, मुझे ऐसा लग रहा है क्रिस्टल पैलेस इस मैच में कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो टॉटनम को शॉक कर देगा और ये मैच टॉटनम के लिए अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं एक आउट ऑफ द ग्रेन प्रेडिक्शन दे रहा हूं इस मैच के लिए कि क्रिस्टल पैलेस विल विन द मैच अगेंस्ट टॉटनम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इस मैच में। नेक्स्ट है चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड में मुझे ऐसा लग रहा है चेल्सी की जो शुरुआत है, जो अब उनके सुधरने वाली शुरुआत है, अब वो कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक चेल्सी विल विन दिस मैच 2-0 या 2-1 एंड दे विल बीट ब्रेंटफोर्ड, क्योंकि चेल्सी का आई थिंक होम गेम है। तो चेल्सी इसमें जीत जाएगी और अपने मोमेंटम को आगे कंटिन्यू रखेगी। चेल्सी की बहुत सारी इंजरी लिस्ट भी वो भी ठीक होती जा रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे बूस्ट मिल रहे हैं बिफोर ब्रेंटफोर्ड। और होपफुली अगर उनकी पूरी टीम तैयार हो गई तो दे विल बी अ फॉर्मेटेबल साइड इन द अपकमिंग मंथ्स। तो अ विन फॉर चेल्सी, लेकिन न नैरो वन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं इस मैच के लिए। नेक्स्ट जो बड़ा मैच होने वाला है वो होने वाला है एवर्टन और वेस्ट हैम का। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑल्दो वेस्ट हैम इज करेंटली द फेवरेट्स, बट एवर्टन एक बहुत ही अजीब सी टीम हो गई है जो कभी तो बहुत अच्छा खेलती है, कभी तो बिल्कुल ही नहीं खेलती है। तो ये मैच भी ऐसे ही कुछ जाने वाला है। मेरे हिसाब से एवर्टन इसमें सरप्राइज पुल कर सकती है और वेस्ट हैम को हरा सकती है। ऑल्दो वेस्ट हैम आर द फेवरेट्स, लेकिन एवर्टन, मैं इस बार इसमें भी शॉट ले रहा हूं, एवर्टन इस मैच को जीत सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग मैच ये वाला होने वाला है। नेक्स्ट अप होगा जो इस जो वीकेंड है इसका डार्बी मैच होगा, जो मेन मैच होगा। मैं बाकी मैचेस की बात नहीं करने वाला। मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी, आर्सेनल जीत जाएगी, उन सब के बहुत बड़े मैचेस नहीं हैं। बाकी जो बड़ी टीम्स हैं उनके बड़े मैचेस, लिवरपूल का भी बड़ा मैच नहीं है, दे विल विन इजीली। मैं बात करने वाला हूँ मैनचेस्टर डार्बी की, पहली डार्बी। आई थिंक इसमें 2 डार्बियां हो रही हैं इस वीक, उसमें पहली डार्बी है मैनचेस्टर डार्बी। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर सकती है। ऑल्दो मैं अभी मैन सिटी को ही फेवरेट बोलूंगा, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में काउंटर अटैक करके किसी तरीके से मैच को ड्रॉ कर लेगी। इसमें भी मैं बिग पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिकॉर्ड होम में बहुत खराब रहा है और रिसेंट में वो कुछ भी होम मैचेस नहीं जीती है। मैन सिटी दोबारा से फॉर्म में आ गई क्योंकि उन्होंने 2-3 मैच फिर जीत लिए हैं ऑन द बाउंस, और वो एक सॉलिड यूनिट फिर से लग रहा है। उनके मिडफील्ड भी थोड़ी बहुत वापस आ गई है, रॉड्री वापस आ गए हैं और जॉन स्टोन्स भी वापस आ गए हैं। तो दे आर लुकिंग अ टाइटर यूनिट। अब केविन डी ब्रुयने के अलावा उनका कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं है। तो ओवरऑल फेवरेट्स आर मैन सिटी, बट मुझे ऐसा लग रहा है किस तरीके से मैन यूनाइटेड ये मैच को ड्रॉ कर लेगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग मैनचेस्टर डार्बी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में होने वाली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस बहुत डरे हुए होंगे कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मैन सिटी के साथ भी अगर ऐसे खेले, मैन सिटी उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश कर देगी और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम टाइम यही है कि करेगी। लेकिन ये मैच में कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है मैन यूनाइटेड करेगी। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे मैनचेस्टर सिटी की रिदम खराब करती है, या फिर मैनचेस्टर सिटी फिर से ये मैच जीत के डोमिनेंट टीम बन के निकलती है जो एक्सपेक्टेड है। तो ये थी पीएल की बात। नाउ हम बात करते हैं ला लीगा की, जिसमें एक मैच होने वाला बड़ा, मैं उसी की बात करूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एल क्लासिको, बड़ी डार्बी की। एल क्लासिको में क्या होगा? अब एल क्लासिको में क्या होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बार्सिलोना के पास अटैक ज्यादा अच्छा है, बार्सिलोना के पास ओवरऑल टीम ज्यादा अच्छी है और बार्सिलोना ज्यादा डेंजरस टीम लग रही है इन मैचेस देन रियल मैड्रिड। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ बार्सिलोनास अटैक, आई थिंक बार्सिलोना विल विन दिस एल क्लासिको। नाउ रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंगम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऑल्दो उनके पास स्ट्राइकर नहीं है, लेकिन विनीशियस जूनियर और दूसरे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्राइकर की कमी खलती है और मुझे लग रहा है इस मैच में स्ट्राइकर की कमी खलेगी और जो रियल मैड्रिड है
वो ये मैच हार जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है बार्सिलोना विल विन द मैच। बार्सिलोना के पास बेटर स्ट्राइक फोर्स है, बेटर स्ट्राइकर्स हैं, बेटर मिडफील्डर्स हैं, और आई थिंक डिफेंस में भी वो रियल मैड्रिड से ज़्यादा बेटर है। रियल मैड्रिड का ऑफकोर्स ट्रम्प कार्ड दो ही रहेंगे, विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम। अगर ये दोनों फायर कर गए तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक फायर नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा लग रहा है बार्सिलोना हैव द एसेट्स टू विन द मैच। ऑल्दो बार्सिलोना का मेन स्ट्राइकर जो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वो इंजर्ड है और रियल मैड्रिड का कोई स्ट्राइकर नहीं है, तो ये पहला एल क्लासिको होगा जिसमें कोई भी टीम के पास प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। बट जो बार्सिलोना के जो ला मासिया के वो यंगस्टर ने दिखाया था करके, गोई पता नहीं जो भी नाम है उनका, उसने अगर जो कर दिया, अगर वैसा ही कुछ रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कर दिया एल क्लासिको में, तो ये बहुत बड़ा करियर बूस्ट निकलेगा उनके लिए, बच्चे के लिए दूसरे मैच में। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, मिडफील्ड बैटल में भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं रियल मैड्रिड की तरफ से कौन आएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास ऑप्शंस बहुत हैं चूज करने के लिए मिडफील्ड में। तो देखते हैं उनकी तरफ से कौन बैटल करेगा। लेकिन बार्सिलोना का तो आपको पता ही है कि कौन कौन आएगा, गावी आएंगे, सब पता ही, सब जानते हैं बार्सिलोना का मिडफील्ड क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है बार्सिलोना अटैक ज़्यादा करेगी और बार्सिलोना गोल्स भी करेगी और बार्सिलोना मैच जीतेगी। अगर जूड बेलिंगम चल गए तो रियल मैड्रिड भी कंपटीशन देगी। जहां पे जूड बेलिंगम का फॉर्म खराब हुआ तो मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड कंपटीशन नहीं दे पाएगी। विनीशियस जूनियर बड़े मैचेस में कितना चलते हैं वो तो इसी मैच में पता लगेगा, लेकिन विनीशियस जूनियर का भी इस मैच में चलना बहुत जरूरी है, बिकॉज रियल मैड्रिड लैक अ स्ट्राइकर। विनीशियस जूनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉग है उनके लिए अभी फिलहाल के लिए, कि उन्हीं से गोल एक्सपेक्टेड है और उन्हीं से क्लिनिकल फिनिशेस एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं कितना खरे उतरते हैं विनीशियस जूनियर। बट मेरे हिसाब से इस मैच में बार्सिलोना हैव द बेटर टीम, हैव द बेटर प्लेयर्स टू अटैक एंड हैव द बेटर गेम प्ले अंडर गावी, एंड आई थिंक दे विल इवेंचुअली विन दिस मैच। क्योंकि ये मैच अगर बार्सिलोना जीत गई तो बार्सिलोना टॉप ऑफ द लीग भी आ जाएगी, 1 पॉइंट पीछे है वो रियल मैड्रिड के। तो ये हो गई दूसरी डार्बी। अब हम बात करते हैं बुंडेसलीगा की, जहां हम 2 बायर्न टीम्स की बात करेंगे, बायर्न म्यूनिक और बायर्न लेवरकुसन। म्यूनिक का मैच होने वाला है, बायर्न म्यूनिक का मैच होने वाला है डार्मस्टार्ट के साथ। आई थिंक ये बहुत ही लो लेवल की टीम है और आई थिंक बायर्न इस मैच को बहुत आराम से जीत लेगी, म्यूनिक बेसिकली। तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऑल्दो वो भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं एज अ टीम, बट लो लेवल टीम के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं एंड दे आर मोर देन केपेबल ऑफ विनिंग ऑल द मैचेस। और उसका जो बायर्न लेवरकुसन है उनका मैच थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा खतरनाक है, बट बायर्न लेवरकुसन भी बहुत गोल स्कोरिंग फॉर्म में है। उनके पास जो टॉपसीबो है, उनके पास बॉनीफेस है, उनके पास फ्लोरियन वर्ड्स है, इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है एंड आई थिंक बॉनीफेस विल स्कोर इन देयर मैच, क्योंकि बायर्न लेवरकुसन बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है और बहुत ही अटैकिंग टीम बनती जा रही है। ऑल्दो फ्राइबर्ग इतनी खराब टीम नहीं है, लेकिन बायर्न लेवरकुसन के पास बहुत अच्छे अटैकिंग ऑप्शन है एंड आई थिंक वर्ड्स जो हैं और साथ में बॉनीफेस हैं वो ही बहुत है फ्राइबर्ग के लिए। अगर वो दोनों ही चल गए तो आई डोंट थिंक सो फ्राइबर्ग को ज़्यादा हराने में इतनी प्रॉब्लम होगी। सो दोनों के लिए ईजीएस्ट मैचेस हैं, बायर्न म्यूनिक का ज़्यादा आसान है, तो दोनों से एक्सपेक्टेड है कि दोनों बायर्न टीम जीत जाएंगी और अपने कॉम्पिटिशन को अलाइव रखेंगी बुंडेसलीगा में। तो ये थे हमारे कुछ रिव्यूज और प्रीव्यूज। अब हम बात कर लेते हैं 4 छोटी न्यूज़ की जो आई थी इस वीक। मैं बात करना चाहता हूँ सैंचो की स्टोरी की। सैंचो के बारे में सुनने में आ रहा है कि सैंचो मेन टीम के साथ अब ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उनके और एरिक टेन हाग के बीच में बिल्कुल रिश्ते टूट चुके हैं और उन्हें बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है, जो कि बहुत सैड है सैंचो ऐसे टैलेंटेड प्लेयर के लिए। सैंचो जा सकते थे डॉर्टमंड, लेकिन आई थिंक डॉर्टमंड उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो ऐसा बात आ रही है कि सैंचो सऊदी अरेबिया का रूट ले सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट है सैंचो के लिए। एक टाइम पे बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, अभी रिसेंट में पंगा हो गया, स्कैंडल हो गया उनका एरिक टेन हाग के साथ, और उसके बाद उन्हें मेन फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करने दिया जा रहा। तो बहुत ही सैड हो रहा है सैंचो के साथ, उनको यूथ टीम के साथ ट्रेन करना पड़ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, या यूथ टीम का चेंजिंग रूम यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत बात है एक उनके जैसे प्लेयर के लिए। तो अब उनके पास रूट क्या बचता है? यूरोप बचता है और सऊदी अरेबिया बचता है। यूरोपियन टीम्स उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, बड़ी बड़ी जो नॉर्मल टीम्स हैं, बड़ी टीम उनको लेना नहीं चाहेगी एज अ फॉर्म की वजह से। छोटी टीम जो है, मिड टीम जो है, वो उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तो सऊदी अरेबिया का एक और ऑप्शन सामने आ रहा है। देखते हैं क्या करते हैं सैंचो।
बट ये बहुत ही सैड एंड होगा फॉर सैंचो, क्योंकि उन्हें पैसा तो बहुत मिलेगा लेकिन उनका करियर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो अ रूट फॉर सैंचो, और सैंचो का जो स्टोरी है वो बहुत ही खराब लग रही है अभी रिसेंट में सुनने में। नेक्स्ट अप अब हम बात करते हैं एक और स्टोरी की जो बहुत इंटरेस्टिंग आई है कि पोचेटिनो को सारी पावर दी जा रही है चेल्सी की तरफ से दी जा रही है ट्रांसफर्स। पोचेटिनो को सारी पावर दे रहे हैं चेल्सी की तरफ से और वो ट्रांसफर्स के लिए उनको पूरा रेडी कर रहे हैं। पोचेटिनो को अब फुल पावर मिलेगी जिसमें पोचेटिनो अपनी प्रोफाइल बताएंगे और जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो पोचेटिनो के प्रोफाइल के प्लेयर्स लाएगा और उन्हें ऑप्शंस देगा। उसमें से पोचेटिनो सिलेक्ट करेंगे कि कौन से प्लेयर उनको चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। तो इट्स अ वेरी बिग पावर गिवन टू पोचेटिनो, क्योंकि चेल्सी कुछ प्लेयर्स के लिए जाएगी और कुछ जगहों पे रीइंफोर्समेंट करने की कोशिश कर रही है। स्पेशली स्ट्राइकर फ्रंट पे देखना पड़ेगा कि जनवरी में या 2024 की समर विंडो में वो किसके लिए जाते हैं। अगर जैक्सन और ब्रोया चल गए तो वो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जैक्सन और ब्रोया में से एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं चला तो वो जनवरी में या समर में स्ट्राइकर के लिए जा सकते हैं। वही देखना जरूरी है कि किसके लिए जाते हैं और पोचेटिनो की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है। पोचेटिनो की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो गुड न्यूज़ फॉर पोचेटिनो एंड गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी फैंस, क्योंकि पोचेटिनो के इन्वॉल्वमेंट होने से टीम का ज़्यादा अच्छा बनने का चांस ज़्यादा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम चेल्सी इज हैंडलिंग दिस मच पावर टू पोचेटिनो या टू अ मैनेजर, क्योंकि पुरानी रेजिम ने इतना कभी नहीं किया। बिग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम चेल्सी की पोचेटिनो को सारी पावर देखी जा रही है और देखते हैं जनवरी विंडो में इसका कितना असर हमें देखने को मिलेगा। बैन, सैंडो टोनाली को बेटिंग स्कैंडल में फंस गए हो, बेसिकली फंस गए हो और उनके ऊपर बैन लगने वाला है आई थिंक 1 ईयर का। तो न्यूकासल अब इसे कैसे हैंडल करेगी वो न्यूकासल जानती है, लेकिन विदाउट सैंडो टोनाली न्यूकासल को काफी ज्यादा असर पड़ेगा और वो क्या किसी और प्लेयर के लिए जाएगी इन द मीनवाइल वो देखना जरूरी है। सैंडो टोनाली उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे, बहुत बड़े प्लेयर बन गए थे और इस तरीके से उनका बीच में बैन होना बहुत ही नुकसान कर सकता है न्यूकासल के लिए और उनके सीजन के लिए। तो देखते हैं कि न्यूकासल क्या करेगी, क्या जनवरी में किसी और प्लेयर के लिए जाएगी, सैंडो टोनाली के लिए वेट करेगी, उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी, क्या करेगी वो न्यूकासल के ऊपर डिपेंड करता है। बट दिस इज द बिग ब्लो फॉर न्यूकासल, क्योंकि सैंडो टोनाली का जो बैन है ये कंफर्म लग रहा है। बहुत सारे आउटलेट्स बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसकी, और जो ये बेटिंग स्कैंडल हुआ है ये न्यूकासल के लिए बहुत ही मुसीबत का टाइम बन के आ गया है। तो देखते हैं सैंडो टोनाली को कितना बैन लगता है, और सैंडो टोनाली से इस सिचुएशन से डील करने में ये लोग कैसे इसे हैंडल करते हैं। अ big blow for Newcastle as Sandro Tonali is about to be banned at least for an year। तो ये हो गया सैंडो टोनाली का बैन। अब बात करते हैं फाइनल न्यूज़ की, जो थी ओसिमेन के नाराज होने की। ओसिमेन इज नॉट हैप्पी विद नापोली। उनका अभी रिसेंट में नापोली फैंस के साथ क्लैश भी हो गया और अब ऐसा लग रहा है कि वो नापोली छोड़ना चाह रहे हैं ना। उनके रूमर्स आ रहे हैं चेल्सी के साथ, बिकॉज ही हैज़ बीन अ चेल्सी एंड ड्रॉग्बा फैन। तो चेल्सी को एक स्ट्राइकर की जरूरत भी है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है, स्पेशली जनवरी या समर ट्रांसफर विंडो में। तो ओसिमेन टू चेल्सी कैन बी अ रियल थिंग अगर पोचेटिनो चाहे तो देखते हैं कि चेल्सी कैसे अपने स्ट्राइकर्स और करंट स्ट्राइकर्स को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद क्या ओसिमेन के लिए जाती है या नहीं। ओसिमेन के लिए जब अगर वो जाने का प्लान बना लेते हैं तो उनके लिए बहुत सारी टीम्स आएंगी। रियल मैड्रिड को भी स्ट्राइकर चाहिए, चेल्सी को भी चाहिए, आर्सेनल इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, और ओसिमेन जैसे प्लेयर को तो हर एक टीम ही चाहेगी। तो देखते हैं क्या होता है, ओसिमेन कहाँ जाते हैं। अ मूव टू चेल्सी केस पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, और सिंस वो नाराज हैं नापोली से और उनके अभी फैन से भी लड़ाई हुई थी, उनकी मैनेजमेंट से भी नाराज हैं, तो दिस मूव इज अ बिग पॉसिबिलिटी फॉर ओसिमेन इन जनवरी और समर ट्रांसफर विंडो। तो देखते हैं ओसिमेन का क्या होता है, चेल्सी का क्या होता है, इतनी सारी खबरों जो अभी आई हैं उनका क्या होता है। कोई और अगर न्यूज़ आई तो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा, आप हमें वहाँ पे फॉलो करते रहो। जो दोनों डार्बी होने वाली हैं उनको मैं अच्छे से फॉलो करूंगा और आपको रिसेंट में सारे रिजल्ट्स देता रहूंगा। अगर आपको डे टू डे अपडेट चाहिए तो आप हमें सोशल में फॉलो करो, अदरवाइज ये वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा। इसे देखो, एंजॉय करो और आप हमको मिलो। सब जगह है, वीडियो में है, ऑडियो में है, सब जगह फॉलो करो और हमें सब्सक्राइब करो। अब मैं निकलता हूं और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।